बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक पाकिस्तानी मुजाहिद कमांडो जो भारतीय खुफिया एजेंसी राह की सफ़ों में घुसकर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय राह के नापाक अज़ाइम को कैसे नाकाम बनाता रहा। मेरी ये सच्ची दास्तान सुनने के लिए गाजी चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बिला तखीर पहुँचती रहें। मैंने अपनी खुशी के जज्बात पर काबू पाते हुए कहा, भगवान उन अगरवादियों का सत्यानाश करे, और फ़ोन बंद करके आंखें बंद कर लीं और गहरा सांस भरकर सोफे के साथ टेक लगाकर खुदा का शुक्र अदा करने लगा। मेरे लगाए हुए माइक्रोचिप्स ने मुझे धोखा नहीं दिया था। सुबह के अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियों के साथ ये खबर छपी कि अखनूर छावनी के एक गरीजन को कश्मीरी उग्रवादियों ने धमाका से उड़ा दिया है। पुलिस ने 2 उग्रवादियों को पकड़ लिया है। बाकी की तलाश में जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। खुदा जाने ये 2 कौन बेगुनाह मुसलमान थे जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था। मैं खैर से निकल आया। अमृतसर में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवां थी, मगर लोगों के चेहरों पर खौफ व हरास नुमाया था। पुलिस शहर की सड़कों पर गश्त लगा रही थी। एक जगह मैंने मिलिट्री की गाड़ियों को भी तेज़ी से एक तरफ जाते हुए देखा। आसमान पर बादल छाए हुए थे और सर्द हवा चल रही थी। देखते देखते मज़ीद काले काले बादल उमड़ आए और दिन की रोशनी में शाम के धुंधलकों की कैफियत पैदा हो गई। उस वक्त मैं शहर की मशहूर तफरीगा कंपनी बाग से भी आगे छोटी नहर के पास एक जगह बैठा मज़े से सिगरेट पी रहा था और अपनी कामयाबी पर खुश हो रहा था। अचानक बिजली चमकी, बादलों में गरज पैदा हुई और बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरना शुरू हो गईं। मैं वापस होटल जाने की बजाय उठा और रेलवे फाटक की तरफ चलने लगा, क्योंकि वहाँ से मुझे कोई टैक्सी रिक्शा मिल सकता था। जैसे ही मैं वहाँ से चला, बारिश एकदम तेज़ हो गई। सर्दियों की बारिश में भीगना खतरनाक होता है। मैं दौड़कर एक घने दरख्त के नीचे जाकर खड़ा हो गया। बारिश इतनी तेज़ थी कि दरख्त ने भी टिपकना शुरू कर दिया। मैंने गर्म जैकेट पहनी हुई थी और गले में ग्लू बांध था। सर पर कुछ नहीं था। बारिश के साथ तेज या हवा भी चलने लगी। मैं सर्दी में ठिठुरने लगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से दौड़कर कहाँ जाऊँ। ये गैर आबाद सा इलाका था। एक तरफ नहर थी, दूसरी जानिब कंपनी बाग के दरख्तों की कतारें दूर तक चली गई थीं। सड़क बारिश में खाली पड़ी थी। अचानक मुझे दूर से एक कार आती दिखाई दी। बारिश में कुछ पता नहीं चल रहा था कि कार में कौन बैठा है। मैंने दरख्त से निकलकर कार को हाथ दिया तो कार बिल्कुल मेरे करीब आकर रुकी। उसकी विंड स्क्रीन के वाइपर बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रहे थे। मुझे बारिश की धुंधली जालर में से ड्राइविंग सीट पर एक औरत बैठी हुई नजर आई। उसने कार का दरवाज़ा खोलकर कहा, अंदर आ जाओ। मैं तेज़ी से अंदर घुसकर बैठ गया। कार में आते ही मुझे फ्रांस के एक बहुत कीमती परफ्यूम की खुशबू आई। कार में हीटर लगा हुआ था और उसकी फिजा नीम गर्म थी। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और औरत की तरफ देखे बगैर कहा, आपको मैंने बड़ी तकलीफ़ दी। औरत ने कहा, श्रीमान जी, मुझे तो खुशी हुई है। आपको कहाँ जाना है? मैंने जवाब दिया, कृपा करके मुझे माल रोड वाले इंपीरियल होटल पहुँचा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। औरत ने कहा, उस तरफ जाने वाली सारी सड़कों पर 4-4 फुट पानी खड़ा है। यह सुनकर मैंने भी इख्तियार कहा, ओ माई गॉड, अब कहाँ जाऊँगा। औरत तेज़ बारिश में भी बड़ी महारत से गाड़ी चला रही थी और कहने लगी, कोई बात नहीं, आप मेरे यहाँ चलें। जब बारिश थम जाएगी तो मैं आपको इंपीरियल होटल छोड़ आऊँगी। आप सिगरेट पीते हैं तो सामने डैशबोर्ड में से सिगरेट केस निकाल लीजिए। एक सिगरेट मुझे भी सुलगा कर दे दें। मैंने डैशबोर्ड में मौजूद सिगरेट केस में से 2 सिगरेट निकाल कर सुलगाए। एक खुद लिया, दूसरा औरत को देने लगा तो मैंने उसे गौर से देखा। उसकी उम्र 40 के करीब होगी। जिस्म भरा भरा था, रंग गोरा था, बाल जदीद फैशन के अंदाज में बनाए हुए थे। गले में नकली मोतियों का हार था। साड़ी नीले रंग की थी। ब्लाउज गहरे रंग का था जिसका गिरेबान इतना खुला था कि औरत का सीना नज़र आ रहा था। उसकी शक्ल ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन चेहरे पर एक ख़ास किस्म की कशिश थी। मुझे उस पर एक ख़ास किस्म की औरत होने का शुबा पड़ा, लेकिन मैंने इस ख्याल को दिल से निकाल दिया। वो सिगरेट मुंह में दबाए सड़क पर खड़े पानी और बारिश में गाड़ी को हल्की रफ्तार से ले जा रही थी और कहने लगी, आप अमृतसर के रहने वाले नहीं हैं, किस शहर से आए हैं? मैंने जवाब दिया, मैं अमृतसर में ही पैदा हुआ था, खालसा कॉलेज में BA किया था। फिर पिताजी का तबादला हो गया और हम सब दिल्ली चले गए। पिताजी और माताजी के स्वर्गवास होने के बाद मैंने दिल्ली में अपना कारोबार शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में अमृतसर आया था। औरत बोली, इंपीरियल होटल तो बड़ा महंगा होटल है। मैंने कहा, उस होटल में आराम बहुत है। मैं जब भी कारोबार के सिलसिले में दिल्ली से अमृतसर आता हूँ तो उसी होटल में ठहरता हूँ। आप यहाँ कहाँ रहती हैं? ज़रूर किसी कॉलेज में प्रोफेसर होंगी या फिर कॉलेज की प्रिंसिपल होंगी। मैंने यूं ही उसको हवा देने के लिए ये जुमला कह दिया था, वरना वो शक्ल सूरत से किसी पहलू से भी प्रोफेसर वगैरह नहीं लगती थी। वो कहने लगी, जम्मू में रात बड़ा धमाका हुआ है। कहते हैं अखनूर की पूरी फौजी छावनी तबाह हो गई है।
मैं समझती हूँ कि भारत की कोई भी सरकार इन कश्मीरी उग्रवादियों से कभी नहीं निमट सकती। भगवान जाने वहाँ हमारे कितने फौजी जवान और अफसर मारे गए होंगे। मैंने कहा, बहुत बुरा हुआ श्रीमती जी, मुझसे तो सुबह का नाश्ता भी नहीं हो सका। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम चंद्रावती है, तुम्हारा क्या नाम है? मेरे ज़हन में यही नाम आया। मैंने कह दिया, मेरा नाम कैलाश माथुर है। उसने गाड़ी को बारिश की बुछाड़ में एक छोटी सड़क की तरफ मोड़ते हुए कहा, बड़ा शुभ नाम है। मेरे स्वर्गवासी पति के भाई का भी यही नाम था। वो फौज में था। सन 65 की जंग में लाहौर के मुहाफिज पर स्वर्गवास हो गया था। मैंने अंग्रेजी में कहा, मुझे बहुत अफसोस है। उसने बायां हाथ स्टीयरिंग से हटाकर मेरे हाथ पर रखकर आहिस्ता से दबाया और कहा, भगवान की लीला बड़ी नियारी है माथुर जी। कोई जन्म लेता है, कोई जन्म हार जाता है और फिर नया जन्म लेता है। तुम आवागान को तो ज़रूर मानते होगे। मैंने कहा, क्यों नहीं, आवागोन तो हमारे धर्म का हिस्सा है। गिरती बारिश में गाड़ी एक कोठी में दाखिल हुई और उसके पोर्च में जाकर खड़ी हो गई। चंद्रावती ने कोठी में दाखिल होते ही हॉर्न दे दिया था। एक अधेड़ उम्र औरत बरामदे में आकर खड़ी हुई थी। माथुर जी, ये मेरा छोटा सा आनंद भवन है, यानी हाउस ऑफ प्लेयर। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर आई। मैं भी गाड़ी से बाहर आ गया। कोठी 100 साल पुरानी अंग्रेज़ों के ज़माने की लगती थी। हम एक बड़े कमरे में आ गए। यहाँ विक्टोरियन दौर के पुराने सोफे रखे थे। ऊंचे शेडों वाले लकड़ी के 2 टेबल लैंप पुरानी तर्ज के कार्नस की दोनों जानिब खड़े थे। कार्नस के ऊपर दीवार पर एक बड़े चुकट्ठे वाली रंगीन पेंटिंग लगी थी, जिसमें एक बिल्कुल उरियां औरत तालाब में से नहाकर अपने जिस्म को समेटते हुए बाहर निकल रही थी। दरवाजों पर लंबे लंबे मैलखोरे रंग के पर्दे लटक रहे थे। कार्नस के ऊपर कृष्ण जी की एक तांबे की मूर्ति के आगे लुबान सुलग रहा था। कमरे की फिजा में लुबान की बू फैली हुई थी। चंद्रावती ने साड़ी का पल्लू अपने पेट के ऊपर करते हुए औरत से कहा, रामी, जल्दी से चाय तैयार कर दे, बड़ी सर्दी है, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। चंद्रावती ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, माथुर जी, आओ मेरे साथ, कमरे में चलकर बैठते हैं, यहाँ सर्दी है। रामी ने आतिशदान में आग भी नहीं जलाई। साथ वाला कमरा छोटा था, उसमें सिर्फ एक ही सोफा और बेड लगा था। यहाँ भी दीवार पर नीम उरियां औरतों की तस्वीरें सजी हुई थीं। चंद्रावती ने बिजली का हीटर जलाकर मेरे आगे कर दिया। कमरे में कोई रोशनदान नहीं था, सिर्फ एक खिड़की थी जो बंद थी। उस पर पर्दा गिरा हुआ था। खिड़की में से बारिश की आवाज़ आ रही थी। बेड के दाहिनी जानिब लोहे की एक अलमारी खड़ी थी। चंद्रावती उठकर अलमारी की तरफ गई और कहने लगी, इतनी सर्दी में सिर्फ चाय हमारे जिस्म को गर्म नहीं कर सकती। मेरा ख्याल है थोड़ी थोड़ी ब्रांडी भी पीनी चाहिए। मुझे उस औरत की तमाम हरकत पर कोई ताज्जुब और हैरानी नहीं हो रही थी, इसलिए कि मैं समझ गया था कि यह किस टाइप की औरत है और वो मुझे वहाँ इतनी तेज़ बारिश और सर्दी में क्यों लाई है। मेरे लिए मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि जिस मकसद के लिए वो मुझे लेकर आई थी वो मेरा मकसद नहीं था, वो उसका मकसद था और मैं इस सिलसिले में उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। मैं बारिश से बचने के लिए वहाँ आ गया था और इस इंतज़ार में था कि ज़रा बारिश रुके तो मैं वहाँ से 9-2-11 हो जाऊँ। आदमी किसी बड़े मकसद के लिए जिद्दोजहद कर रहा हो तो उसे इस मकसद की खातिर कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, ख़ास तौर पर औरत और शराब की कुर्बानी, क्योंकि औरत और शराब 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी को उसके अजीम मकसद हयात से सिर्फ दूर ही नहीं ले जाती बल्कि उसे दुश्मन के मुल्क में बेमौत भी मार देती हैं। इसलिए मेरे उस्ताद ने, जिसने मुझे कमांडो ट्रेनिंग दी थी, एक नसीहत खास तौर पर की थी कि लंगोटे के पक्के रहना, अपने लंगोटे को किसी हालत में भी ढीला ना होने देना, नहीं तो मुझसे लिखवा लो, मारे जाओगे। मैंने अपने उस्ताद, अपने कमांडो इंस्ट्रक्टर की नसीहत पर हमेशा अमल किया था और इन दोनों चीज़ों की तरगीबात में कभी नहीं आया था। उस वक्त भी मैं पूरी तरह अपने होशो हवास में था और मुझ पर उस मर्दमार टाइप की औरत की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था, जबकि ये ऐसी बातें थीं कि जिनको सुनकर बड़े से बड़ा पहलवान भी एक बार तो अपनी जगह से हिल जाता है। दूसरे, मेरा ये हमेशा से अकीदा रहा है कि आदमी के सामने अगर कोई अहम मिशन ना भी हो तब भी आदमी को खुदा से यही दुआ मांगनी चाहिए कि वो उसे गुनाहों से अपनी पनाह में रखे। चंद्रावती अलमारी में से ब्रांडी की बोतल निकाल कर ले आई। मैंने बोतल का लेबल देखा, यह वलायती ब्रांडी थी। लोगों में आमतौर पर यह ख्याल पाया जाता है कि ब्रांडी नुकसानदेह नहीं होती और सर्दियों के मौसम में रात को थोड़ी सी ब्रांडी गर्म पानी में या दूध में डालकर पी लेनी चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं। ये बड़ा गलत और ख़तरनाक ख्याल है। पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क में पहाड़ों पर भी इतनी सर्दी नहीं पड़ती जितनी उन मुल्कों में पड़ती है जहाँ लोग थोड़ी सी ब्रांडी पी लेते हैं। दूसरी बात यह है कि यह ख्याल बिल्कुल गलत है कि ब्रांडी शराब नहीं है, बल्कि ब्रांडी तो ज़्यादा तेज़ शराब होती है। उसको एक बार पीने से इस बात का ख़तरा पैदा हो जाता है कि इंसान उसे बार बार पीना शुरू कर देगा और फिर उसे उसकी आदत पड़ जाएगी। सियानों की बातें बिल्कुल ठीक हुआ करती हैं। पंजाब में सियानों की एक कहावत बड़ी मशहूर है कि जिस पिंड नहीं जाना उधर आ की पूछना, यानी जिस गांव में नहीं जाना फिर उसका रास्ता किसी से क्यों पूछा जाए। मैं आपको अपने तजर्बे की बिना पर सिरे की गांठ की तरह एक बात बताए देता हूँ, शराब और वाहियात किस्म की औरतों के कभी करीब भी न जाना।
अब मैं अपनी दास्तान आगे बयान करता हूँ। चंद्रावती ने 2 बड़े नाजुक और खूबसूरत बरोर के गिलास भी निकाल कर सामने रख लिए थे। इतने में दरवाजे के बाहर से रामी की आवाज़ आई, बीबी जी चाय तैयार है। चंद्रावती ने मेरी तरफ शरारत से मुस्कुरा कर देखते हुए बुलंद आवाज में रामी नौकरानी से कहा, अब चाय की ज़रूरत नहीं है रामी, चाय तुम पी लेना। ये कहकर वो मेरे गिलास में ब्रांडी डालने लगी तो मैंने गिलास के ऊपर हाथ रख दिया और कहा, चंद्रावती जी आई एम सॉरी, मुझे मेरे डॉक्टरों ने इन सब चीज़ों से सख्ती से मना किया हुआ है। चंद्रावती हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी। माथुर जी आप जवान हैं, सेहतमंद हैं और फिर ये तो ब्रांडी है। मैंने कहा, असल बात यह है चंद्रावती जी, 2 माह पहले मुझे दिल्ली में हार्ट अटैक हो गया था। ये हार्ट अटैक इतना शदीद था कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ा था। 1 माह तक ICU में पड़ा रहा। डॉक्टरों ने मुझे खबरदार कर रखा है कि अगर मैंने शराब का एक कतरा भी हलक में डाला तो मेरी मौत वाक़या हो जाएगी। चंद्रावती ने मायूसी के साथ सर हिलाया और अपने गिलास में ब्रांडी डालते हुए बोली, माथुर जी मैं समझती हूँ कि डॉक्टरों ने आपको दुनिया के स्वर्ग, दुनिया की जन्नत में जाने से मना कर रखा है। खैर कोई बात नहीं, इस मौसम में मैं तो ज़रूर पीऊँगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप ज़रूर पिए मैडम, आपके पीने से मुझे खुशी होगी। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर चेहरा मेरे चेहरे के करीब लाते हुए कहा, प्लीज़ माथुर जी मुझे चंद्रा कहकर पुकारो, मैडम ना कहो। मैं डर गया, ये सोचकर डर गया कि अभी इसने शराब का एक घूंट भी नहीं पिया और इसका ये हाल है। जब इसके जिस्म में शराब के 2-3 गिलास चले गए तो फिर इसका अपना क्या हाल होगा और मेरा क्या हशर नहीं करेगी। लेकिन मैं अपनी तरफ से बिल्कुल मुतमईन था, क्योंकि जब आदमी की नीयत नेक हो और वो इस बात का तहिया करके बैठा हो कि मैंने कोई गुनाह नहीं करना, तो फिर खुदा भी उसकी हिफाजत करता है और जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुदा ने ले लिया हो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आखिर वही हुआ जिसका मुझे यकीन था। ब्रांडी के 2 पैक पीने के बाद चंद्रावती ने उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दी। मैं इस दौरान ढाल बांधकर बैठा तरगीबात जिनसी की तलवारों के वार रोकता रहा। मैं उठकर खिड़की के पास गया, उसे खोल कर देखा। बाहर बारिश अभी तक हो रही थी। चंद्रावती ने खाना मंगवा लिया, हमने खाना खाया। खाने के दौरान भी वो उठकर मेरे पास आती रही और अपने हाथ से मुझे रोटी के साथ आलुओं की भाजी लगाकर खिलाने की कोशिश करती रही। खाने के बाद मैंने रामी से कहा कि कॉफ़ी बनाकर लाए। वो ब्लैक कॉफ़ी बनाकर ले आई। मैंने खुद भी पी और चंद्रावती को भी ब्लैक कॉफ़ी के 2 कप पिला दिए। कॉफ़ी ने उसके नशे को काफ़ी उतार दिया। इसके बाद उस औरत ने फिर पीनी शुरू कर दी। अब जो उसने ब्रांडी के मज़ीद 2 गिलास पिए तो उसकी हालत गैर होने लगी। मैंने उसे सोफे से उठाकर ज़बरदस्ती पलंग पर लिटा दिया। रामी ने भी मेरी मदद की। थोड़ी देर बाद चंद्रावती पलंग पर बेसुध होकर पड़ी थी। मैंने खिड़की खोलकर बाहर देखा, बारिश रुकी हुई थी। मैंने रामी से कहा, बीबी मैं जाता हूँ। ये कहकर मैं बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम और वहाँ से कोठी के बरामदे में आ गया। बारिश रुक गई थी मगर कोठी के लान में पानी खड़ा था। मैं एक तरफ क्यारी के साथ साथ होता हुआ बाहर सड़क पर आ गया। बहुत बारिश हुई थी, जगह जगह पानी खड़ा था। एक खाली तांगा गुजरा, मैं उसमें बैठ गया। तांगे वाले को 50 रुपये देकर कहा, मुझे एम्पीरियल होटल में छोड़ आओ। होटल में आकर खुदा का शुक्र अदा किया। होटल में अखनौर की छावनी की तबाही का जिक्र हर शख्स के होठों पर था। मैं कमरे की चाबी लेने काउंटर पर गया तो क्लर्क टेलीफोन पर किसी से कह रहा था, महाराज बड़ी तबाही हुई है, सरकार कुछ नहीं बता रही, कहते हैं 2 जर्नैल भी मारे गए हैं। मुझे देखकर क्लर्क ने सामने वाले खाने से चाबी निकालकर मुझे दी और दोबारा फ़ोन पर बातें करने लगा। मैं कमरे में जाने के लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ा। लिफ्ट के बाहर 2 मिलिट्री पुलिस के जवानों को देखकर मेरा माथा ठोंका। मेरे साथ वो भी लिफ्ट में सवार हो गए। मैंने यूं ही कह दिया, महाराज सुना है जम्मू में सारे कश्मीरी उग्रवादी पकड़ लिए गए हैं। मिलिट्री पुलिस के जवानों ने मेरी तरफ घूर कर देखा और कोई जवाब न दिया। तीसरी मंजिल पर लिफ्ट रुकी तो वो बाहर निकल गए। मैं चौथी मंजिल पर लिफ्ट से बाहर आकर अपने कमरे में चला गया। मैं शाम की फ़्लाइट के ज़रिए अमृतसर से बम्बई जाना चाहता था। मैंने फ़ोन पर मालूम किया, सिर्फ एक फ़्लाइट रात के 10 बजे बम्बई जा रही थी। उसमें कोई सीट खाली नहीं थी। दिल्ली से सुबह 9:40 पर फ्रंटियर मेल मुंबई से रवाना होती थी। मैंने सोचा फ्रंटियर मेल ही पकड़ लेता हूँ। असल में मैं अमृतसर से निकल जाना चाहता था। यहाँ की फ़िज़ा में मुझे ख़तरे की बू महसूस होने लगी थी। अखनौर फौजी छावनी की तबाही की वजह से अमृतसर शहर की फ़िज़ा में भी खौफ व हरास पाया जाता था। खुफिया पुलिस के आदमी तो जगह जगह मौजूद ही थे, मगर मैंने देखा कि मिलिट्री पुलिस की जीपें शहर में गश्त लगा रही थीं और अब इंडियन मिलिट्री पुलिस के 2 जवान होटल में भी पहुंच गए थे। मुझे ऐसा लगा जैसे ये लोग मेरी तलाश में वहां आए हुए हैं। मैं कमरे में ज़्यादा देर न ठहर सका। 10 मिनट बाद ही जैकेट और ऊनी टोपी पहनकर गले में मफलर डाला और होटल की लॉबी में से गुजरता हुआ होटल के दूसरे गेट के करीब पहुंचा तो मैंने एक जानिब सड़क के पार दरख्त के पीछे एक जानिब पहचानी शक्ल वाले आदमी को देखा। वो इशारे से मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। मैंने उसे फ़ौरन पहचान लिया। ये अपना अमृतसर वाला कश्मीरी मुजाहिद था जो अमृतसर के एक इलाके में बेस बदल कर रह रहा था।
उसने इशारे से मुझे सड़क के शुमाली कोने की तरफ बुलाया और ख़ुद भी उसी तरफ चलने लगा। मैं भी थोड़ा फासला रखकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ये शुरू रात का वक्त था। सुबह की मूसलाधार बारिश की वजह से सर्दी में इजाफा हो गया था। सड़क पर बहुत कम लोग पैदल चलते नजर आ रहे थे। दरख्तों के नीचे हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी। अपना मुजाहिद उस धुंध में गायब हो गया। जब मैं उस धुंध में पहुंचा तो कश्मीरी मुजाहिद यानी अपने जासूस ने मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहा, मेरा घर तुमने देखा हुआ है ना? हाँ, लेकिन क्यों? ये वहाँ चलकर बताऊंगा। मेरे घर पहुँचो। इस बात का ध्यान रखना कि कोई तुम्हारा पीछा ना कर रहा हो। अगर कोई पीछा कर रहा हो तो मेरे घर बिल्कुल ना आना। आगे खालसा कॉलेज वाले अंग्रेजी सिनेमा हाउस की तरफ निकल जाना। मेरे जाने के 5 मिनट बाद यहाँ से चलना। मैंने कहा, बेफिक्र रहो। वो चला गया। मैं 5 मिनट तक वहीं दरख्तों में इधर उधर टहलता रहा। इसके बाद कश्मीरी मुजाहिद के मकान की तरफ चलने लगा। जैसा कि मैंने आपको अपने किसी मुजाहिद के असली ठिकाने का पता वगैरह नहीं बताया, इस मुजाहिद के बारे में भी नहीं बताऊंगा कि उसका मकान अमृतसर के किस मोहल्ले में था। मैं इस मकान में 2-3 बार आ चुका था क्योंकि वहाँ रेडियो ट्रांसमीटर सेट मौजूद था जहाँ से मैं पीछे अहम मालूमात या कोई पैगाम भेज सकता था। एहतियात के तौर पर मैंने सड़क पर आकर रिक्शा ले लिया और कश्मीरी मुजाहिद के मोहल्ले से कुछ फासले पर रिक्शा छोड़ दिया। ये इलाका कोई मॉडर्न आबादी वाला इलाका नहीं था, इसलिए वहाँ ज़्यादा रोशनियाँ नहीं थीं। कुछ दुकानें बंद थीं। पान सिगरेट की एक दुकान खुली थी। मैं खामोशी से पान सिगरेट की कोकानुमा दुकान के करीब से होकर गुजर गया। एक आदमी दुकान के बाहर कुर्सी पर कंबल ओढ़े बैठा सिगरेट पी रहा था। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने कोई ख्याल न किया और आगे जाकर उस गली में मुड़ गया जहाँ कश्मीरी मुजाहिद का मकान था। कश्मीरी मुजाहिद मकान पर पहले पहुँच चुका था। उसने केतली में चाय बना रखी थी। मेरे आने पर उसने प्यालियों में चाय अंडेलते हुए पूछा, कोई पीछे तो नहीं लगा हुआ था? मैंने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। इतनी सख्त सर्दी में कौन पीछे आता है? कश्मीरी मुजाहिद ने केतली रखते हुए कहा, ऐसा गुमान कभी ना करना। तुम यहाँ की खुफिया पुलिस से शायद पूरी तरह वाकिफ नहीं हो। तुम यही समझो कि अगर आंधी तूफान भी चल रहा होगा तो जिस आदमी ने तुम्हारे पीछे लगना है वो ज़रूर तुम्हारे पीछे लगा हुआ होगा। मैंने कहा, मैं पूरी तसल्ली करके आया हूँ। बस फिर ठीक है, लो चाय पियो। मैंने पूछा, तुमने मुझे किसी खास काम के लिए यहाँ बुलाया है क्या? कश्मीरी मुजाहिद ने जवाब दिया, तुमने अखनूर की छावनी को तबाह करके जो काम दिखाया है उसने मकबूजा कश्मीर में इंडियन आर्मी को हिला कर रख दिया है। अब तुम्हें पहले से ज़्यादा एहतियात से काम लेना होगा। इस सारे इलाके में सिविल पुलिस के अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस ने भी तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए जाल फैला दिया हुआ है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझ पर यहाँ किसी को शक नहीं पड़ सकता और फिर मेरे पास इंडियन डिफेंस इंटेलिजेंस का खास नंबर मौजूद है जो मुझे मासूम साबित करने के लिए काफ़ी है। कश्मीरी मुजाहिद ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, इस वक्त सूरत हाल ऐसी खौफ व हरास की बन गई है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस या सिविल पुलिस की इंटेलिजेंस किसी पर भी हाथ डाल सकती है। हो सकता है तुम्हारा ये खुफिया नंबर भी तुम्हारी मदद न कर सके। खैर ये बताओ, तुम यहाँ किस लिए बैठे हो? यहाँ से निकल क्यों नहीं जाते? मैंने उसे बताया, सुबह फ्रंटियर मेल से बम्बई रवाना हो रहा हूँ। ये जुमला अभी मैंने अदा किया ही था कि दरवाजे पर किसी ने आहिस्ता से दस्तक दी। कश्मीरी मुजाहिद ने मेरी तरफ देखा और पूछा, कौन है? हमने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी हुई थी। इसके साथ ही बाहर से शायद 2 आदमियों ने इतनी जोर से दरवाजे को धक्का दिया कि दरवाजे की कुंडी उखड़ गई और दरवाज़ा खुल गया। 4 आदमी, खबरदार अपनी जगह से ना हिलना, का नारा लगाते हुए अंदर घुसे और उन्होंने हमें काबू कर लिया। उनमें से 3 आदमी पुलिस अफसर की वर्दियों में थे। उनके हाथों में रिवाल्वर थे। एक आदमी सिविलियन कपड़ों में था, उसके हाथ में भी पिस्तौल था। वो दरवाजे में एक तरफ होकर अलर्ट खड़ा हो गया। मैंने बड़े रौब से पूछा, क्या बात है? तुम दरवाज़ा तोड़कर अंदर क्यों आए हो? उनमें जो थानेदार की वर्दी में था उसने मुझे गिरेबान से पकड़कर एक झटका दिया और गज़बनाक लहजे में कहा, अभी पता चल जाएगा, चलो ओए मकान की तलाशी लो। मैंने कहा, तुम्हें पता नहीं कि तुम किस आदमी पर हाथ डाल रहे हो? मेरा नाम धर्मचंद है। मैं सेंट्रल डिफेंस इंटेलिजेंस का ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हूँ। ये मेरा नंबर है। और मैंने कागज़ पर खास तिलिस्माती नंबर L-211/T लिख कर दिया। थानेदार ने उसे गौर से पढ़ा और कागज़ के टुकड़े को फाड़कर फेंकते हुए कहने लगा, तुम्हारी जगह अगर भारत का प्रधानमंत्री भी होता तो हम उसे भी ज़रूर गिरफ्तार कर लेते। इस पर कश्मीरी मुजाहिद ने कहा, मैं एक आज़ाद भारतीय शहरी हूँ। तुम लोगों को इस तरह दरवाज़ा तोड़कर मेरे घर में घुसाने का कोई हक नहीं। थानेदार बोला, ज़रा सब्र करो, अभी सब कुछ मालूम हो जाएगा। इतने में एक कांस्टेबल कोठरी से बाहर निकला तो उसने अपने हाथों में एक छोटा रेडियो ट्रांसमीटर पकड़ रखा था। सर, ये वायरलेस सेट कोठरी में मिला है। थानेदार ने वायरलेस सेट अपने कब्जे में कर लिया और बोला, इनको हथकड़ियाँ डालकर थाने ले चलो। चलो ओए। थानेदार ने हम दोनों को गाली दी। उसी वक्त मुझे और कश्मीरी मुजाहिद के हाथों को पीछे करके हथकड़ियाँ लगा दी गईं। अब वहाँ कुछ उज़र पेश करने की गुंजाइश नहीं थी। मेरा खुफिया तिलिस्माती नंबर भी वहाँ काम नहीं आया था। अखनूर की छावनी की तबाही के बाद पुलिस को लामहदूद इख्तियारात मिल चुके थे।
मैंने सोचा कि थाने में जाकर बम्बई बाल ठाकरे को फ़ोन करूंगा कि मुझे खामखा फंसा लिया गया है, लेकिन सवाल ये था कि मैं कश्मीरी जासूस के पास क्या करने आया था। इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था और यही सवाल मेरे सारे खुफिया राजों को फाश करने के लिए काफ़ी था। हमें अपने घेरे में लेकर अमृतसर पुलिस के सिपाही सर्द रात के अंधेरे में गली से निकलकर सड़क पर ले आए। वहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। पुलिस की गाड़ी में पहले से 3 कांस्टेबल बैठे थे। हमें आता देखकर वो गाड़ी से बाहर निकल आए। उनके हाथों में भी राइफलें थीं। मुझे और कश्मीरी मुजाहिद को गाड़ी में धक्के देकर बिठा दिया गया। 7 कांस्टेबल और दूसरे पुलिस ऑफिसर बैठ गए और पुलिस वैन अमृतसर के किसी थाने की तरफ चल पड़ी। मैंने एक बार फिर उन लोगों को घायल करने की कोशिश करते हुए कहा, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। मैं शिवसेना का कारकुन और बाल ठाकरे जी का खास आदमी हूँ। मुझे गिरफ्तार करके आपको पछताना पड़ेगा। सिख थानेदार ने मुझसे सख्त लहजे में पूछा, तुम रात के वक्त इस कश्मीरी उग्रवादी के पास क्या करने आए थे? ये तो पाकिस्तान का जासूस है। इसके मकान से रेडियो ट्रांसमीटर भी बरामद हो गया है और हमारे पास इसके पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के दूसरे सबूत भी मौजूद हैं। मैंने कहा, मैं बाल ठाकरे जी की तरफ से दिए गए एक खुफिया मिशन पर यहाँ आया था जो मैं आपको नहीं बता सकता। टेलीफोन पर ठाकरे जी से आप खुद बात करके मालूम कर सकते हैं। सिख थानेदार ने तंज के साथ कहा, ठाकरे जी को भी मालूम हो जाएगा कि उन्होंने किस आदमी को किस मिशन पर यहाँ भेजा था। हमें अमृतसर की कोतवाली हवालात में बंद कर दिया गया। कश्मीरी मुजाहिद चुप था। जब पुलिस कांस्टेबल हमें हवालात में डालकर चले गए तो उसने आहिस्ता से कहा, तुमने बड़ी हमाकत की। खुफिया पुलिस तुम्हारे पीछे लगी हुई थी और तुम्हें पता ही न चला। मैंने आहिस्ता से कहा, तुम फिक्र न करो, मैं सुबह बम्बई बाल ठाकरे से फ़ोन पर बात करूंगा। वो इन पुलिस वालों की खिंचाई भी करेंगे और मुझे यहाँ से निकलवा भी देंगे। कश्मीरी मुजाहिद ने कहा, तुम्हें तो शायद ये छोड़ देंगे, लेकिन मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं आज़ादी कश्मीर का मुजाहिद हूँ। कश्मीर की आज़ादी और इस्लाम की हुर्मत की खातिर अपनी जान पर खेल जाऊँगा, लेकिन पुलिस के आगे ज़ुबान नहीं खोलूँगा। मैं भी तुमसे यही कहूँगा कि अपनी ज़ुबान मत खोलना। मैंने कहा, तुम घबराओ नहीं मेरे दोस्त, मैं तुम्हें भी अपने साथ ही यहाँ से निकलवाऊंगा। इतने में उन 4 पुलिस ऑफिसर ने जिन्होंने हमें पकड़ा था, उनमें से 2 ऑफिसर आए और मुझे हवाला से निकालकर एक कमरे में ले गए जो बड़ा दफ्तर था। मैंने कहा, सर मुझे इजाज़त दें कि मैं बाल ठाकरे जी से फ़ोन पर बात कर सकूँ। उन्होंने मुझे स्टूल पर बिठा दिया और खुद कुर्सियाँ खींचकर मेरे सामने बैठ गए और मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। मैंने कहा, मेरा ताल्लुक भारत की सेंट्रल डिफेंस इंटेलिजेंस से है। L-211/T मेरा खुफिया नंबर है। आप बेशक सेंट्रल डिफेंस इंटेलिजेंस के चीफ मिस्टर सुरिंदर कोहली को फ़ोन करके खुद मालूम कर लें। मेरे पास उनका खुफिया टेलीफोन नंबर भी है। लगता था कि उन लोगों को मेरे पाकिस्तानी जासूस होने का कोई पक्का सबूत मिल गया था, जिसकी वजह से उन पर मेरी बात का और सेंट्रल डिफेंस इंटेलिजेंस के तिलिस्माती नंबर का कोई असर नहीं हो रहा था। मुझे सिर्फ एक बात का डर था कि अगर उन्होंने मेरे कपड़े उतरवाकर मेरे जिस्म का मुआयना किया तो उन्हें फ़ौरन पता चल जाएगा कि मैं मुसलमान हूँ। जबकि डिफेंस इंटेलिजेंस के चीफ से लेकर बाल ठाकरे तक सबको यही मालूम था कि मैं हिंदू हूँ और धर्मचंद मेरा नाम है। इस इंकशाफ के बाद मेरी सारी बसात ही उलट जाती। ये हो ही नहीं सकता था कि मेरे मुसलमान साबित हो जाने के बाद मेरी रिपोर्ट डिफेंस इंटेलिजेंस के चीफ और बाल ठाकरे तक न पहुँचती। अमृतसर पुलिस ने तो फ़ौरन उन लोगों को मेरी असल हकीकत से आगाह कर देना था और मेरे मुसलमान होने की खबर उन लोगों पर बम बन कर गिरती। आप बखूबी समझ सकते हैं कि इसके बाद मेरा क्या हशर हो सकता था। चुनांचे मैं अपने आप को जिस्मानी मुआयने से हर हालत में बचाना चाहता था। जब मैंने सेंट्रल डिफेंस इंटेलिजेंस के चीफ मिस्टर सुरिंदर का नाम लिया तो मैंने महसूस किया कि दोनों पुलिस अफसरों ने एक दूसरे की तरफ मानीखेज नज़रों से देखा था। वो मेरे पास खुफिया तिलिस्माती नंबर भी देख चुके थे, जिसको देखकर भारत के सीक्रेट से सीक्रेट इदारों के दरवाजे भी मुझ पर खुल जाते थे। मैंने उन पर अपनी बातों का असर पड़ते देखकर ज़्यादा एतमाद से बोलना शुरू कर दिया और मैंने कहा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं बाल ठाकरे जी और भारत की सेंट्रल डिफेंस इंटेलिजेंस की तरफ से किस मिशन पर आया हुआ था। मैं इन पाकिस्तानी जासूसों की सुराग रसानी के मिशन पर था जो अखनौर की छावनी की तबाही के जिम्मेदार हैं, और एक इतला के मुताबिक वो अमृतसर में रपोश थे। मुझे इस कश्मीरी मुसलमान पर भी शुबा था जिसके घर से आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया है, लेकिन इसकी बातों से मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस शख्स को पाकिस्तानी जासूसों के बारे में कुछ खबर नहीं है। सिख थानेदार ने पूछा, तो फिर उसके घर में वायरलेस सेट किस लिए रखा हुआ था? मैंने जवाब दिया, यहाँ तक मैंने इस कश्मीरी मुसलमान को कुरेदा है, मुझे मालूम हुआ है कि ये वायरलेस सेट कुछ मुद्दत पहले कश्मीरी मुजाहिद इसके घर रख कर गए थे, जो यहाँ आकर एक दूसरे से बात कर लेते थे। लेकिन इस कश्मीरी मुसलमान ने कश्मीरी हुर्रियत पसंदों से अपना नाता तोड़ लिया था और वो अमृतसर में भारतीय शहरी की तरह अमन व अमान की ज़िंदगी बसर करना चाहता था। असल में मैं अपने कश्मीरी मुजाहिद को भी बचाना चाहता था। हिंदू पुलिस ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है उसके बारे में। हमारे पास पूरी रिपोर्टें और सबूत मौजूद हैं कि इसका ताल्लुक कश्मीरी हुर्रियत पसंदों और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस से है। मैंने कहा, ठीक है, इसके मुतल्लिक आप अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी करते रहें, लेकिन मुझे इजाज़त दें कि मैं बम्बई बाल ठाकरे जी से या दिल्ली डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ से बात कर सकूँ।
दोनों पुलिस अफसरों ने दोबारा एक दूसरे की तरफ देखा। सिख थानेदार बोला, हम तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं देंगे, हम ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करेंगे। तुम पाकिस्तानी जासूस के साथ मिले हुए हो। मैंने सोचा कि इन्हें ज़रा दबका मारना चाहिए, इन्हें धमकाना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि उल्टा मुझ पर कोई भयानक मुसीबत नाजिल हो जाए। दबका मारने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता था। मैंने बड़े इत्मीनान से कहा, आप सोच लें, बेशक मुझे फ़ोन न करने दें, लेकिन अगर बाल ठाकरे और मिस्टर सुरिंदर कोहली को ये पता चला कि मैंने आपके आगे उनके नाम भी लिए थे और सेंट्रल गवर्नमेंट का इंतहाई अहम खुफिया नंबर भी बताया था, और आप लोगों ने फिर भी मुझे हवालात में बंद कर दिया, तो यकीन करें 1 सेकंड में आपकी वर्दी उतार दी जाएगी।